S. Chan presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. Do you know how hearts of different organisms vary? अगर हम एक बर्ड के हार्ट को एक फिश के हार्ट के साथ कंपेयर करें और उसको अपने हार्ट के साथ कंपेयर करें तो क्या बेसिक डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे? क्या हमारे हार्ट में चेम्बर्स का नंबर अलग अलग हो सकता है? When we go from fish to amphibians to reptiles and to mammals? आखिर ऐसा क्यों होता है कि उनके हार्ट में चेम्बर्स का नंबर अलग अलग है? उसकी क्या रेलेवेंस है और उसका एवोल्यूशन से क्या इंपॉर्टेंस है? Welcome to S. Chand Academy. My name is Aditya and you are watching videos on comparative anatomy. These videos are useful for semester 2 of zoology students and इन videos में हम anatomy के comparison की बात कर रहे हैं. अब तक हम कई सारे systems के बारे में बात कर चुके हैं which include integumentary system, digestive system, as well as skeletal system and respiratory system. इस वीडियो में हम एक entirely different system की बात करेंगे जो कि वैस्कुलर सिस्टम का पार्ट है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का पार्ट है और इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं. सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन, बट बिफोर दैट मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर आप इस टॉपिक के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो एस चांद पब्लिशिंग की इनको रेफ़र कर सकते हैं. अगर आपके पास इस बुक की हार्ड कॉपी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ई कॉपी एक्सेस कर सकते हैं. इससे पहले कि हम कंपैरिजन की बात करें, अलग अलग ऑर्गन्स का कंपैरिजन करें, ऑर्गेनिजम्स का कंपैरिजन करें, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक पॉइंट्स, बेसिक आइडिया बता देना चाहूँगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं और कौन से ऑर्गन सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं. दिस इज़ अ सिस्टम विच इज़ बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड्स. So you know variety of fluids, particularly those fluids which make part of कनेक्टिव टिश्यूज़. हमारे शरीर में कनेक्टिव टिश्यूज़ अलग अलग सेल्स और टिश्यूज़ को जोड़ने का काम करता है. ब्लड एक ऐसा ही कनेक्टिव टिश्यू है जो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है. उसको फ्लो करने के लिए अक्रॉस द बॉडी वी नीड सम काइंड ऑफ पंपिंग सिस्टम एंड सम टाइप ऑफ पाइपलाइंस. तो जैसे इरिगेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए हमारी सिटी में, हमारे कंट्री में पाइपलाइंस होती हैं, लेकिन वो पानी पाइप से अपने आप आपकी छत तक तो नहीं पहुंच जाएगा. उसके लिए आपको पंप्स की ज़रूरत होती है. दैट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन हाउ हाई यू वांट टू सेंड दैट वाटर. जितना ऊंचाई पे आपको पानी को भेजना है उतना ही ज़्यादा पावरफुल मोटर आपको लगानी होगी. बिल्कुल वैसे ही अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, बियॉन्ड वर्टिब्रेट्स, अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो उन ऑर्गेनिजम्स में पंपिंग की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैन ईजीली टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल डिफ्यूजन. आराम से डिफ्यूजन से ही चीज़ें जा सकती हैं. लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें जो कि बहुत बड़े होते हैं, बड़े साइज़ के हैं, उनमें नॉर्मल डिफ्यूजन से न्यूट्रिएंट्स और गैसेस नहीं जा सकती. तो उस एक्सचेंज के लिए हमें एक लिक्विड सर्कुलेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है एंड मेजॉरिटी ऑफ द वर्टिब्रेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम फिश टू मैमल्स दे हैव अ वेल डिफाइंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड एक लिक्विड मटेरियल की तरह काम करता है जो गैसेस और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है और उसको पूरी बॉडी में भेजने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए, टू अश्योर दैट वी हैव अ पंपिंग सिस्टम दैट इंक्लूड अ वेरी सेंट्रल ऑर्गन कॉल्ड हार्ट. So heart and blood vessels, they together make circulatory system. So this provides exchange of nutrients and gases. इसका काम nutrients और gases को circulate करना है across the body ताकि वो हर cell तक पहुंच सकें. And this is a common fluid in all vertebrates. Blood लगभग सारे vertebrates में मिलता है. ये अलग बात है कि उनका कलर अलग हो सकता है, उनके अंदर जो पिगमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है और उसका कंपोजिशन भी अलग हो सकता है. बट यस, ब्लड इज़ अ कॉमन fluid in all the vertebrates and circulation of this blood is facilitated by either heart, and along with the heart there are blood vessels which serve as pipelines, you can say. So two kind of pipes or two kind of vessels are generally found in vertebrates. One which send this blood from heart to rest of the body, these are called as arteries, and those which bring back the blood to the heart for pumping from rest of the body, these are called as veins. So arteries and veins will be two type of vessels which are found in almost all organisms, and heart will be basically a motor or pumping organ that will supply and maintain the pressure of this blood.
सो वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, इनकी एनाटॉमी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे ये स्ट्रक्चर्स अक्रॉस द वेरियस टैक्सॉन्स दे वेरी। उससे पहले हम एक बार फिर ऑन्टोजेनी पर आएंगे, क्योंकि हर बार जब भी हम फाइलोजेनी की बात करते हैं तो साथ में ऑन्टोजेनी जरूर देखते हैं कि आखिर ये ऑर्गन्स एम्ब्रायोनिक लेवल पर डेवलप कैसे होते हैं। तो हम शुरू से बाकी वीडियोस में भी ये बात देख चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है दैट बेसिकली हैपन्स विद द हेल्प ऑफ बेसिक सेट ऑफ लेयर्स। एम्ब्रियो में कुछ बेसिक लेयर्स हैं जो सबसे पहले बनती हैं, और कॉमन फीचर्स जो हैं उन लेयर के वही आगे चलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। और उन 3 लेयर्स में कॉमन लेयर्स हैं जो कॉमन नेम्स हैं अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप्स। दे आर एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। So let's see how they give rise to heart and which part is coinciding with other organs and other organ system. बाकी organ system से कौन से part coincide कर रहे हैं ये हम देखते हैं। So you can see this entire part of the embryo, एक primitive embryo का आप part देख रहे हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि mesoderm has been represented by this part. So you know that फ्रॉम प्रीवियस डिस्कशंस, पिछले वीडियोस में आपने देखा कि किस तरह से मेसोडर्म ही एलिमेंट्री कैनाल और बाकी वाइटल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में एक रोल प्ले करती है। इस मेसोडर्म के बीच में जो कैविटी है, इस कैविटी को हम सिलोम कहते हैं, सिलोमिक कैविटी। So this coelomic cavity, which is persistent all across the body, this is basically playing as a spot or a place for providing space to these vital organs. ये उनको space provide करती है expand होने के लिए। And these layers of mesoderm, ये जो mesoderm की layer है, this is eventually leading to the formation of various internal organs. जो हमारे vital organs हैं वो eventually इसी से develop होते हैं। Some of the parts which are not of importance here, for example, you can see these parts like nephrotome or epimeres. These parts are responsible for the development of other components. जबकि ये पार्ट जो आप फेरिंग्स यहाँ पर देख रहे हैं, दिस विल बिकम फ्यूचर एलिमेंट्री कैनाल, ये फ्यूचर एलिमेंट्री कैनाल बनेगी। जबकि इसी पार्ट में अगर हम पर्टिकुलरली एक स्पेशल आप कह सकते हैं इन्वेजिनेशन की बात करें, इस मेसोडर्म का एक फोल्ड जो है जिसको हम स्प्लैंकिक मेसोडर्म कह सकते हैं, यही फेरिंग्स बनाती है द स्प्लैंकिक मेसोडर्म। यही आप अगर हेड का पार्ट देखें यानी कि क्रेनियल पार्ट देखें तो क्रेनियल सिस्टम में आपने देखा कि स्प्लैंक्निक मेसोडर्म जो है वही हेड के कुछ बोन्स को डेवलप करने में मदद करती है, एंड दैट्स कॉल्ड एज स्प्लैंक्निक पार्ट ऑफ द हेड। नाउ हियर एज वेल इफ यू सी, अगर हम यहाँ पर देखें तो यही स्प्लैंक्निक मेसोडर्म that results along with the cavity, coelomic cavity, that leads to the formation of primordial हार्ट कैविटी। जो हार्ट की वॉल और हार्ट की कैविटी है वो यहीं से ओरिजिनेट होती है, और इसी मेसोडर्म से एक मेम्ब्रेन डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड एज मेसोकार्डियम, यानी कि हार्ट बनाने वाली बेसिक मेम्ब्रेन्स जो हैं वो यहाँ से डेवलप होती हैं, एंड देन दे लेटर ग्रो, वो धीरे धीरे ग्रो होती हैं। जब वो सेल्स डिवाइड होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, दे गिव राइज टू मल्टीपल लेयर्स आउट ऑफ दिस सिंपल मेसोकार्डियम, एंड दीज लेयर्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एपिकार्डियम जो कि एकदम बाहर की लेयर है, फिर मायोकार्डियम और हार्ट के अंदर की लेयर जिसे हम एंडोकार्डियम कहते हैं। तो इन्हीं 3 लेयर्स से आगे चलकर बेसिकली हार्ट का डेवलपमेंट होता है। So we can say at the primitive level this was coinciding somewhere with the development of part of the skull and development of the part of pharynx. जहाँ से pharynx और skull का development हुआ उसी part से लगभग heart की membranes का भी development होता है, and the cavity in which heart remains, which is the part of coelomic cavity, उस cavity को हम pericardial cavity का नाम देते हैं। So this cavity in which heart lies, that is called as pericardial cavity. So this is about the ontogeny of heart. इस तरह से heart की ontogeny समझी जा सकती है। We will learn more about this. हम इसके बारे में और जानेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ important features के बारे में जानते हैं जो कि circulation से associated हैं। There are 2 terms which are associated with circulation. One is called as single circulation and another one is called as double circulation. हालांकि इन चीज़ों के बारे में भी आप फिजियोलॉजी के लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे, लेकिन फिर भी कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरेटिव एनाटॉमी के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि सिंगल और डबल सर्कुलेशन क्या होता है। So if you look at the basic structure or basic illustration representing the circulation in fish, which is a primitive vertebrate,
you will see that there is usually a network of systemic capillaries. Systemic capillaries का मतलब इसके शरीर में जहाँ जहाँ भी ब्लड जा रहा है वहाँ पर ये ब्लड वेसल्स बाइफर्केट हुई होंगी, स्प्लिट हुई होंगी और छोटे छोटे ब्लड वेसल्स के फॉर्म में ये हर जगह न्यूट्रिएंट ले जा रही होंगी. उन सबको हम कहते हैं सिस्टमिक कैपिलरीज, विच आर very fine tubes of single layer of cells. Now, after the nutrients have been distributed already, these capillaries connect together. ये सारी capillaries जो हैं ये एक दूसरे से connect होती हैं and then they give rise to a single thick blood vessel which then end up reaching to the system where oxygenation takes place. क्योंकि ये तो बहुत obvious है कि जब blood सारे टिश्यूज़ तक पहुँचेगा और वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ कर देगा, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा, तो उस जगह पर उस ब्लड में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी और न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो जाएगी. तो उस ब्लड को वापस न्यूट्रिएंट लेने के लिए और ऑक्सीजन लेने के लिए उन ऑर्गन्स तक जाना पड़ेगा जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन अवेलेबल है. फिश के केस में ऑक्सीजन देने वाले ऑर्गन्स कहाँ पर प्रेजेंट है? गिल्स में प्रेजेंट है. तो गिल्स विल प्रोवाइड ऑक्सीजन एज वी हैव सीन इन द रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेशन वाले पार्ट में जो हमने देखा था. तो जैसे ही ये ब्लड यहाँ गिल्स तक पहुँचेगा वहाँ पर दोबारा से ऑक्सीजनेशन हो जाएगा. दिस ब्लड विल गेट ऑक्सीजनेटेड बट एट द सेम टाइम इट नीड्स टू बी पम्प्ड. इसको पंप भी होना पड़ेगा. सो एक्चुअली द सर्कुलेशन और द रूट ऑफ सर्कुलेशन विल बी इन दिस ऑर्डर. Oxygenated blood moves from gills to different parts of the body, then that is collected and as it has to be returned back, it has to be pumped again. So there will be a heart that will pump these things and it will send back to the gills. Gills में वापस भेजेगा और फिर organs तक चले जाएंगे. तो यहाँ पर अगर हम सर्कुलेशन का मैकेनिज्म देखें तो ये सिंगल सर्कुलेशन है, यानी कि एक सिंगल रूट में सर्कुलेशन हो रहा है. भले ही कितनी ब्लड वेसल्स हों लेकिन एक पाथ फॉलो कर रहा है वो. बट इफ़ यू लुक एट द सर्कुलेशन ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक मैमल्स, अगर आप हमारा सर्कुलेशन देखें, अपना सर्कुलेशन देखें, तो यहाँ पर डबल सर्कुलेशन है. यानी कि जितनी बॉडी में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं तो हार्ट से वो ब्लड जो है सबसे पहले बॉडी के बाकी पार्ट्स में जा रहा है. यू कैन सी दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग हार्ट एंड द ब्लड इज गोइंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के बाकी हिस्सों में जा रहा है, वहाँ पर न्यूट्रिएंट रिलीज कर रहा है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है. नाउ दिस ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड. ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई. तो ये हार्ट में जाकर, अब गिल्स तो है नहीं ह्यूमंस के पास लाइक फिश कि वो वहीं रास्ते में ऑक्सीजनेट हो जाएगा. ये हार्ट में जाएगा और हार्ट विल पंप दिस ब्लड फर्स्ट टू लंग्स. ये हार्ट लंग्स में इस ब्लड को भेजेगा एंड इट विल गेट ऑक्सीजनेटेड इन लंग्स एंड देन इट विल कम बैक टू हार्ट. सो टू पैरेलल सिस्टम ऑफ circulation are operating in our body. One from body to heart and from heart to body, this is one system, and another from heart to lungs and lungs to heart. So that's why this is called as double circulation. इसलिए इस तरह के सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं. सो दिस इटसेल्फ रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्सिटी इन द एनाटॉमी. अगर हम कंपैरेटिव एनाटॉमी की बात करें तो यहीं पर एक कॉम्प्लेक्सिटी आपको डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है कि जो फिश यानी कि अर्लियर एम्फीबियन, अर्लियर वर्टिब्रेट्स थे, उनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है, जबकि मैमल्स जो कि हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें डबल सर्कुलेशन होता है. एंड दैट इज ऑल एसोसिएटेड विद adaptations and improvements during the evolution in the respiratory system. क्योंकि हमारा रेस्पिरेशन इम्प्रूव हुआ, क्योंकि हम लैंड पर आकर रहने लगे, हमारा जो साइज है बॉडी का वो वेरी हुआ, एंड द वे इन विच वी डिफ्यूज गैसेस दैट चेंज्ड. सो देयरफॉर द सर्कुलेशन सिस्टम आल्सो स्विच्ड फ्रॉम सिंगल टू डबल. दैट इज फर्स्ट basic difference. Now looking at the phylogeny of the circulatory system, अगर हम phylogeny की बात करें, over the period of evolution, if you look at the differences that have taken place in the heart and different organs, we will find significant contrast. हमें एक बहुत ज़्यादा difference देखने को मिलेगा from fish to reptiles and to mammals. One major difference that you will find is in the number of chambers heart has. So as a simple rule, if you remember, I told you about different classes of vertebrates that starts with Pisces, that is fish, and then you have amphibians. I told you a mnemonic to remember, if you remember the first video, that was PARA.
M, which is representing Pisces, amphibians, reptiles, aves and mammals. So when you look at the number of chambers, अगर हम इनके chambers का comparison करें यहाँ पर heart कितने chambers का होता है, so in Pisces you have just 2 chambers, in amphibians you have 3 chambers, in reptiles you have 3 chambers but partially separated 4th chamber, and in some reptiles it is completely 4 chambered, but in mammals and avians it is completely 4 chambered. So this is how you can remember here 2, 3 or maybe 3, 4, 4 and 4. This is how basic anatomy of heart varies. इस तरह से हमारा जो हार्ट है वो वेरी करता है अक्रॉस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. दिस विल मेक अ क्विक निमोनिक फॉर यू. ये आपको जल्दी याद करने का एक छोटा सा क्विक तरीका हो सकता है. इफ़ यू लुक एट डिटेल्ड एनाटॉमी, अगर हम डिटेल्ड एनाटॉमी देखें तो क्यों ऐसा होता है, इस लॉजिक को समझने की कोशिश करें कि आखिर 2 चैम्बर फिश में क्या सफिशिएंट है, हमारे लिए 4 चैम्बर्स की क्यों ज़रूरत है. तो इसका जो रीज़न है दैट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द इनॉर्मस साइज एंड स्विच फ्रॉम सिंगल सर्कुलेशन टू डबल सर्कुलेशन. सिंगल से जो डबल सर्कुलेशन हुआ वो एक बहुत बड़ा रीज़न है इस चैम्बरिंग ऑफ हार्ट के लिए, क्योंकि इनकी चैम्बरिंग इसलिए ज़रूरी है, चैम्बर्स इसलिए ज़रूरी हैं ताकि 2 तरह का ब्लड मिक्स ना हो जाए, एंड दैट 2 काइंड ऑफ ब्लड इज़ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड. हम जानते हैं कि हमारे लंग्स से जो ब्लड आएगा, जो वहाँ से गुजरेगा, उसके नज़दीक से जो आएगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, और जब हम उसको हार्ट से पंप करेंगे तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए, इसलिए ज़रूरी है कि उसको एक अलग चेंबर में रखा जाए. सो इंक्रीज साइज, terrestrial life forms, and of course adaptations or improvement in the respiratory system must have been the cause for evolutionary development and differences in the anatomy of circulatory system. ये जो हार्ट की एनाटॉमी में अंतर है इन सारी क्लासेस में, इनके पीछे का रीज़न सिर्फ ये हो सकता है कि जैसे जैसे लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हुई P, A to R to M, we adopted different modes of लाइफ फॉर्म्स. हमने एक्वाटिक से यानी कि पानी से ज़मीन पर रहना सीखा, हमने धीरे धीरे गिल्स के बजाय लंग से रेस्पायर करना सीखा, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो सिंगल से डबल हो गया, और ऑर्गेनिजम्स का साइज़ भी काफ़ी मात्रा में, काफ़ी अमाउंट में चेंज हुआ. सो बिकॉज ऑफ दैट you are expecting changes in the anatomy of heart. So I think we can move ahead with this simple mnemonic. इस simple बात से हम आगे चल सकते हैं. अब हम एक एक करके इनके hearts के comparison करेंगे with the help of suitable illustrations. So you can see here the 2-chambered heart of fish. फिश का 2-चैम्बर्ड हार्ट आप देख सकते हैं. दिस इज़ अ टिलोइस्ट फिश यानी कि बोनी फिश का हार्ट कैसा होता है, और इलास्मोब्रैंक यानी कि जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं. दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू टेक एग्जांपल्स, दिस मे बी एन एग्जांपल ऑफ शार्क. शार्क के हार्ट का एग्जांपल हो सकता है, और ये आप समझ सकते हैं कि इट्स एनी अदर फिश लाइक कैट फिश और एनी अदर बोनी फिश. सो इफ़ यू लुक एट द डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स, अगर और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस हार्ट में एक साइड से, जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एट्रियम, जिसको आप ऑरिकल भी समझ सकते हैं, यू कैन कंपेयर दैट विद ऑरिकल. सो दिस एंटायर एट्रियम इज़ अ प्लेस फॉर अराइवल ऑफ द ब्लड. यहाँ पर ब्लड जो है बाकी बॉडी पार्ट से आ रहा है. इफ़ यू रिमेंबर द प्रीवियस इलस्ट्रेशन विच वी हैव सीन, कि जो ब्लड है वो बाकी टिश्यूज़ में जाएगा, सबसे पहले बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होने के तुरंत बाद वो कहाँ आएगा, हार्ट के पास आएगा, ताकि हार्ट उसको प्रेशर के साथ कहाँ भेज सके, दैट शुड सेंड इनटू द गिल्स. तो गिल्स में जाने से पहले ये जो ब्लड यहाँ पहुँचा है दैट नीड टू बी पम्प्ड. तो इसको पंप करने के लिए एट्रियम में पहले ब्लड इकट्ठा होता है. इकट्ठा होने के बाद थ्रू दिस वाल्व, आप यहाँ पर बीच में एक वाल्व देख सकते हैं, इस वाल्व की वजह से इसमें ब्लड को एक्यूमुलेट किया जाता है, एंड व्हेनेवर द स्टिमुलस कम्स, दिस ब्लड इज देन रिलीज्ड इनटू द सेकंड चेंबर. इस दूसरे चेंबर में ब्लड को रिलीज कर दिया जाता है, एंड देन सक्सेसिवली इट इज पम्प्ड आउट. सो वी हैव अ नंबर ऑफ वॉल्व्स व्हिच प्रिवेंट द अनवांटेड फ्लो. नाउ हाउ डू हार्ट्स दे पंप, कैसे हार्ट के अंदर पंपिंग एबिलिटीज़ आती हैं, कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दैट्स द सब्जेक्ट ऑफ फिजियोलॉजी. और वहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, क्या मैकेनिज्म है, क्यों ये पंप करते हैं.
सिंस आवर डिस्कशन इज लिमिटेड टू एनाटॉमी, तो उन बातों को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिमिलरली इफ़ यू लुक एट द टीलोइस्ट हार्ट, अगर आप बोनी फिश के हार्ट को देखें, देन देयर इज़ ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। इसमें भी डिफरेंस है लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। अगर आप पहले सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एट्रियम है और यहाँ पर भी वॉल्व है, लेकिन एट्रियम से पहले यहाँ पर एक छोटा सा कंपोनेंट है जिसको हम साइनस वेनोसस कहते हैं, जहाँ पर ब्लड आकर इकट्ठा हो सकता है। सो यू कैन से on one hand where there was just one simple atrium and there was relatively smaller sinus venosus, here it is comparatively larger sinus venosus. Just like elasmobranchs, you have another valve, यहाँ पर भी valve है और इस valve से blood इस chamber में आता है and then it is transferred out and this will eventually reach out to gills. इसके बाद ये gills में चला जाएगा. So this is how blood circulates in the fish, and since we have abundance of oxygen, क्योंकि लगातार blood flow कर रहा है, gills के contact में लगातार आ रहा है, there is no fear of mixing of the blood. इस blood के oxygenated और deoxygenated के mix होने से कोई बहुत बड़ी problem नहीं होती है, because oxygen is distributed throughout the body, therefore two chambers are good enough. अगर हम amphibian heart की बात करें तो amphibian heart में एक major difference जो देखने को मिलता है, that is separation of the chambers particularly at the level of auricles. यहाँ पर auricles जो हैं वो separate हो जाते हैं with the help of a septum, but still ventricle is same. ventricle अभी भी एक ही है. So this heart is more closer to mammalian systems. Amphibian का जो heart है fish से काफ़ी different है क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग chambers हैं. Now what for these two chambers are there and ये chamber क्यों अलग है? So this is basically a chamber that is required for pumping the blood through entire body. ये जो नीचे वाला चैम्बर है जिसको हम वेंट्रिकल कह सकते हैं, ये वेंट्रिकल बाकी शरीर में ब्लड को पंप करने के लिए बना हुआ है, जबकि ये दो चैम्बर्स जो अलग अलग हैं, one is responsible for receiving blood from rest of the body, which will be mostly deoxygenated blood, and this will be responsible for receiving the blood from the lungs. lungs यानी कि respiratory system से जो oxygenated blood आ रहा होगा वो यहाँ पर होगा. So despite the fact that this blood will be mixed, it will be having oxygenated and deoxygenated fractions, the completely deoxygenated blood which is coming from the body, that is kept separate, और जो oxygenated blood है उसको separate रखा जाता है. So that might be the basis for three-chambered heart for amphibians. This can be a much simplified picture for that. ये इसके लिए एक simplified diagram हो सकता है जिसमें आप देख सकते हैं कि pulmonary vein, you must be having hepatic veins, venous cyanosis and cardinal vein. So as I told you, when we use the word vein, जब हम vein word use करते हैं, all of them are basically representing inflow of the blood. ये सारे किसको represent कर रहे हैं? Blood के inflow को represent कर रहे हैं, which is entering heart, जो heart में enter कर रहा है. So from different sources, from liver, from lung, from rest of the body parts, सभी जगह से जो blood है वो heart में आ रहा है, and then it is entering into the right atrium. From the lungs particularly, जो कि oxygenated blood होगा वो left atrium में आ रहा है. Finally, it is being pumped out. कहाँ pump हो रहा है ये? This is being pumped out into the ventricle. So this is the schematic and this is the actual representation of that heart in the amphibians, which resembles much more to the mammalian heart, but still we have a missing point, that is separation of ventricles. So when exactly the separation of ventricles took place? Are reptiles capable of preventing the mixing of oxygenated and deoxygenated blood? क्या reptiles में oxygenated और deoxygenated blood की mixing को रोका जा सकता है? या फिर कौन से वो organisms थे जिनमें पहली बार दो auricle और दो ventricle appear हुए? We will discuss this after the short break. हेलो एवरीवन. थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न अक्सर बनी रहती हैं. सिस्टम और सराउंडिंग की ये कन्फ्यूज़न हम दूर करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं. मैं हूं डॉक्टर सचिन कुमार और एस चांद एकेडमी पर हम आएंगे और
पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के ऐसे ही टॉपिक्स बिल्कुल आसान तरीके से। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम कनेक्टेड रहें और आप तक ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहें और आप बढ़िया से पढ़ाई कर पाएँ। वेलकम बैक टू एस्शांत एकेडमी। हम लोग ब्रेक से पहले कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ हार्ट का डिस्कशन कर रहे थे और हमने दो क्लासेस का हार्ट डिस्कस किया। वी टॉक्ड अबाउट द हार्ट ऑफ फिशेस विच हैव ओनली 2 chambers, but the heart of amphibians which have modified or divided chambers, particularly auricles but not ventricles, यानी कि वो 3 chambered heart होते हैं। अगर हम आगे चलें and we talk about the reptilian heart, अगर हम रेप्टाइल्स के हार्ट की बात करें, सो रेप्टाइल्स विल हैव अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन फैक्ट इन देयर हार्ट, उनकी हार्ट में काफ़ी डाइवर्सिटी होगी, बट प्राइमरीली व्हाट विल बी कॉमन विद एम्फीबियंस के साथ जो चीज़ कॉमन है वो है इनके 2 ऑरिकल्स। दे हैव 2 ऑरिकल्स which are right and left respectively. Now these auricles will receive blood from different parts of the body. अगर हम left auricle की बात करें या left atrium की बात करें, this will receive blood from different body parts, अलग अलग body parts से इसमें blood आएगा। And if you talk about the right atrium, then the blood will actually be coming from lungs based primarily. Lungs से जो oxygenated blood है that will come to this part. Whereas the ventricle, that will be a place for pumping of the blood. Blood की pumping के लिए responsible है। Again I'll say most of the discussion about functioning of the heart and the way in which that operates will be done in physiology. वो physiology में किया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम compare करें इसको amphibians के साथ, तो हमें देखने को मिलेगा कि reptiles का जो heart है उनके comparison में amphibian का heart थोड़ा सा different है, especially in the terms of ventricles. These ventricles in some of the reptiles are either partially septated, इनकी जो ventricle है या तो इसमें partial septum present होती है या फिर कुछ organisms में ये completely septate भी हो जाते हैं, जैसे कि crocodiles. So except for crocodiles, most of the reptiles have only 3 chambers and partially septated ventricle. And if you look at the blood flow, अगर हम blood flow की बात करें reptiles में किस तरह से होता है, you will notice that basically the blood enters through the sinus venosus, then it goes to right atrium. So this is something like your vena cava which is present in humans. Then it goes to right ventricle, यहाँ पर सबसे पहले आता है, फिर right auricle से right ventricle में जाता है, फिर pulmonary artery से lung में blood चला जाता है, and after that it get oxygenated, और oxygenated होने के बाद it comes back to the heart. ये वापस heart में आता है and then it is pumped back to the body. So similarly, if you further go to other organisms, like if you talk about the birds का heart, it is relatively smaller but it is more complicated and it also has 4 chambers. ये completely 4 chambers में divided होता है. There are 2 auricles. These are representing 2 auricles, and this is one ventricle, this is another ventricle, and you have a very complex network of the arteries here. We will discuss the differences. यहाँ पर जो aorta है, जो aortic artery है, वो actually instead of going to the left, it goes to the right. That is the basic difference which we will find in a minute. अभी हमको 1 मिनट में ये difference जो है समझ आ जाएगा. Now the detailed discussion of the human heart and mammalian heart will be of course done in physiology. Physiology में किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी just like birds की तरह ही ये भी 4 chambered होता है. You have a right atrium here, you have a left atrium here, and you have these 2 ventricles, right and left ventricles, which are connected to a network of blood vessels. The blood vessel that is bringing blood from rest of the body parts, that is called as vena cava, and the blood vessel which is going to the lungs for transportation of deoxygenated blood, that is called as pulmonary artery, and then something that brings blood back from lungs is called as pulmonary vein, and finally aorta that transports blood to the rest of the body. So this is where you can find aorta. This is transporting blood to the body, and this particular blood vessel, it is bringing the blood into the body, that is including vena cava and jugular veins and other veins.
then somewhere here from this ventricle there will be pulmonary arteries that will be going out, and pulmonary veins will be entering just into this auricle. So well, that's not the topic of interest. हम यहाँ पर इस चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे हैं. हमारा ऑब्जेक्टिव था कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, और वो डिफरेंसेस हमने आई थिंक एक स्लाइड में, फर्स्ट स्लाइड में काफ़ी अच्छे से क्लियर किए. There was a marked difference in the number of chambers. Okay. Now, if we look at the development and we look at the anatomical differences at the embryological level, then we will find something very very interesting. अगर हम embryological level पर heart के development और blood vessels के development की बात करें तो एक primitive चीज़ हमें सामने आएगी which is called as aortic arches. आपने आर्चेस के बारे में पहले भी सुना है, पिछले वीडियोस में भी हमने इनका डिस्कशन किया है, जिनमें हमने ब्रांकियल आर्चेस की बात की थी. आर्च जो कि एक आर्किटेक्चरल यूनिट कहला सकती है, वैसे ही जैसे ब्रांकियल आर्चेस होती हैं जो कि गिल्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, गिल्स को सपोर्ट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसे ही ब्लड वेसल्स को बनाने के लिए एम्ब्रायोनिक स्ट्रक्चर्स में एरोटिक आर्चेस होती हैं. Now if you look at the number of aortic arches, you will find that there will be as many as 6 aortic arches, but the number is not fixed. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये जो एरोटिक आर्चेस हैं ये वेरी कर सकती हैं. शार्क्स में कभी कभी इनका नंबर 10 तक होता है, कुछ फिश में, हैग फिश एंड अदर फिश, दैट कैन बी अप टू 12 और 13. सो बेसिकली व्हाट दिस एरोटिक आर्च इज रिप्रेजेंटिंग, पहले हम ये समझ लेते हैं. देखिए, अगर एक मान लीजिए ब्लड वेसल है एंड दैट गॉट बाइफर्केटेड लेट्स से इनटू 2 parts, and let's say there is another blood vessel, एक और blood vessel है which is going like this, and let's say we are looking this in a 3-dimensional view. हम इसको एक 3-dimensional view में देख रहे हैं. So these two blood vessels which are running in 2 different parts of the body. One is running ventrally, यानी कि एक मेरे पेट की तरफ blood vessel है और एक पीठ की तरफ है. So this will be called as ventral. ये ventral part कहलाएगा और ये dorsal part कहलाएगा. Okay, remember I am talking about embryos of those organisms. So in these embryos, this dorsal blood vessel and the ventral blood vessel, this is connected by a set of circular connecting blood vessels, जो इस blood को connect करने में, blood को circulate करने में मदद कर रही हैं. So you can say that the blood would be passing through this and it is going here, that this tube is connected like this. So these are creating a circular network between the ventral cord, ventral aorta and dorsal aorta. So these two thick blood vessels which are running across 2 extremes of the body, पेट की तरफ और पीठ की तरफ जो थिक ब्लड वेसल्स हैं, उनको जोड़ने का काम जो आर्च कर रही हैं, उन्हीं आर्चेस को हम क्या कहते हैं? एरोटिक आर्च. और आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि आर्च एक बेसिक आर्किटेक्चरल एलिमेंट है जो कि इनको जोड़ने का काम कर रहा है. तो यही बेसिक आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स जो हैं आगे चलकर बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं और इन्हीं में से हार्ट का डेवलपमेंट होता है. आप इस 2-dimensional फिगर को अगर 3D वे में इमेजिन करेंगे, इमेजिन दैट दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वेंट्रल पार्ट यानी कि पेट की तरफ, और ये दोनों जो ब्लड वेसल्स हैं दीज आर टुवर्ड्स द बैक, पीठ की तरफ है. तो आप देख पाएंगे कि ये जो टेंजेंशियली ये जो लाइंस रिप्रेजेंट की जा रही हैं ये एक्चुअली सर्कुलर होंगी अक्रॉस द शेप ऑफ द बॉडी, एंड दीज विल बी कॉल्ड एज आर्चेस. सो दीज 6 आर्चेस, ये जो 6 आर्चेस हैं, दीज आर्चेस will be leading to the formation of different arteries in the bodies. ये बॉडी की अलग अलग आर्टरीज बनाएंगी और इन्हीं आर्चेस से जुड़ा हुआ क्या है? वो आर्चेस जिनकी बात हमने गिल्स में की थी, ब्रांकियल आर्चेस. सो ब्रांकियल आर्चेस और गिल क्लेफ्ट्स, दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद दैट, क्योंकि वो क्या है? फाउंडेशंस हैं, बोनी और टफ स्ट्रक्चर्स हैं, और ये ब्लड वेसल्स हैं. तो ये ब्लड वेसल्स की जो 6 आर्चेस हैं, ये किस तरह से अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने में मदद करती हैं. लेट्स टॉक अबाउट दैट फॉर अ व्हाइल. सो हियर इज समथिंग दैट विल बी इंटरेस्टिंग यू. इफ यू लुक एट द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ एरोटिक आर्चेस, अगर हम एरोटिक आर्चेस का बेसिक एलिमेंट्री स्ट्रक्चर देखें तो आपको यहाँ पर 6 एरोटिक आर्चेस को नंबर किया हुआ दिख रहा है. दिस इज फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, एंड इन बिटवीन
यू हैव दिस वेंट्रल एरोटा, पेट की तरफ जो ब्लड वेसल है वो ये है, और पीठ की तरफ एक ब्लड वेसल है, दिस इज दिस वन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग वेंट्रल एरोटा, और इसके बीच में जो चीजें हैं दे आर बेसिकली आर्चेस, वो क्या है, आर्चेस हैं. सो दीज आर डिफरेंट आर्चेस. Now how these things differ across the taxons, if you look at fish, different kind of fish like Teleost or Dipnoin, if you look at Urodeles, that is frogs, if you look at Anurans, that means here salamanders and here frogs, if you look at reptiles, birds and mammals, so there is a striking difference during the development, ontogeny के दौरान, development के दौरान इन एरोटिक आर्च में किस तरह से मॉडिफिकेशंस होते हैं, उनमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आते हैं. अगर आप फिश की बात करें तो फिश में लगभग सारी एरोटिक आर्च 1 से लेकर 6 तक सारी की सारी इंटैक्ट है. आप देख रहे हैं कि 6 एरोटिक आर्च जो हैं इंटैक्ट हैं. इनमें से 4 एरोटिक आर्च के साथ जहाँ गिल्स हैं वहाँ पर ये अपना सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, यानी कि एडल्ट फिश में भी जहाँ गिल्स होंगे वहाँ पर ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी. एंड एट द सेम टाइम यू विल हैव अ डॉर्सल ब्लड वेसल, एक पेट की तरफ थिक वेसल होगी और एक पीठ की तरफ थिक वेसल्स प्रेजेंट होंगी जो एरोटिक आर्चेस से कनेक्टेड होंगी. बट एज यू मूव अहेड, अगर हम आगे चलें, अगर हम एम्फीबियन पर चले जाएँ, यू विल फाइंड दैट सम ऑफ द arches are missing. If you look at these dotted lines, these arches are missing. So you have only arch number 3 which is intact, arch number 4 which is intact, and you see some modified structures which are emerging out, जो कि arch number 6 से emerge हो रहे हैं. So इस 6th arch से emerge होती है pulmonary artery. So you can say before actually aorta and other things were developed in the higher organisms, there was a pulmonary artery which emerged out. I'm talking about the dorsal, I'm talking about the left aorta and right aorta. Usually there are 2 aorta which are running parallelly, ventrally and dorsally in most of these organisms. But in higher organisms like us, aorta actually moves on one side of the heart. So that difference was initiated in amphibians where pulmonary artery came out from the 6th aortic arch. And if you move ahead in the reptiles, अगर आप reptiles को देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि pulmonary artery जो कि 6th aortic arch से develop हो रही थी, that's still there, but there was also a modification in the traditional aorta. जो ये traditional aorta which was running across the entire length, and you had a ventral aorta here, you had a ventral aorta here. Now look at the shape of ventral aorta in reptiles. How did this change? The ventral aorta, it is no more connected with the arches. Ventral aorta is now directly connected with this central part. So this is the difference that originated in the development of the aortic arch in reptiles. And as we move ahead, अगर हम birds की तरफ जाएं, अगर हम birds की aortic arch देखें तो और एक बहुत बड़ा difference यहाँ पर नज़र आता है, that this aortic arch which was supposed to run through the entire ventral length, it is now only fused and moving in the right hand side. So that creates unique feature of birds aortic arch. Bird की जो aortic arch होती है उनका जब development होता है तो यहाँ पर right aortic arch modify होती है. जबकि अगर आप mammals को देखें, in mammals we have entirely different system. You look at this aortic arch, how this is getting completed in this part. It's not going in this way. That means it is modified as left systemic aorta. So in birds you have right systemic aorta, whereas in mammals you have left systemic aorta, and it is significantly different than the systemic arches of fish. Moreover, you also have differences in the other blood vessels. If you look at the arches, they are almost completely lost in the adults. अगर हम मैमल्स की बात करें तो फिश के कंपैरिजन में ये जो आर्चेस हैं ये लगभग पूरी तरह यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं, एंड दे हैव बीन इवॉल्व्ड इनटू अ वेरी थिक नेटवर्क ऑफ अदर काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स which are adjacent or which are emerging out
from the main artery which is called aorta. हार्ट से निकलने वाली जो मेन आर्टरी है एरोटा, उससे बाकी आर्टरीज निकलकर ये ब्रेन में या बाकी बॉडी पार्ट्स में जाती हैं, which you can see here. It is a carotid artery, internal and external. Then there is a carotid trunk which mainly supplies blood to the brain, and this aorta then supplies blood to rest of the body, which is quite different from the circulation which is happening in anurans or apods or other kind of amphibians and reptiles, and the most primitive one is found in Pisces or fish. So I hope this might be little complicated for you, but comparing at the level of embryos or comparing at the level of ontogeny, this makes us more clear. ये हमें ज़्यादा जानकारी देता है इस बात की कि कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान होने वाले चेंजेस या एम्ब्रियो में बनने वाली एरोटिक आर्क्स किस तरह से एवोल्यूशन के टाइम पर मॉडिफाई हुई होंगी ह्यूमन हार्ट और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डेवलप करने में. So that's why study of aortic arcs is very important in case of the circulatory system, and I believe things are now more clear. अब आपको चीज़ें क्लियर हैं. अब आप सर्कुलेटरी सिस्टम की कंपैरेटिव एनाटॉमी से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे फिश से लेकर मैमल्स तक की जर्नी इस सर्कुलेटरी सिस्टम की कंप्लीट हुई होगी. अब हम समराइज़ करते हैं. इस वीडियो में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपैरिजन देखा और हमने बात की कि किस तरह से अलग अलग वर्टिब्रेट क्लासेस के हार्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, उनमें चैम्बर्स का नंबर वेरी करता है, क्यों वेरी करता है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस बारे में भी हमने बात की. एंड देन फाइनली वी एंडेड दिस वीडियो विद एन एक्सटेंसिव डिस्कशन ऑन डिफरेंसेस इन एरोटिक आर्चेस, विद वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग डिफरेंस इन द एरोटिक आर्चेस ऑफ द बर्ड्स and mammals, that in birds you have the right aortic arch, in the mammals you have left aortic arch, whereas in rest of the animals, rest of the organisms, you have both the aortic arches. अगर आप इस टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं तो एस चांद पब्लिशिंग इन बुक को रेफर कर सकते हैं. अगर इस बुक की हार्ड कॉपी आपके पास नहीं है तो ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. एंड इस तरह के और वीडियोज़ को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. And definitely if you like these videos, do press the like button and press the bell icon for continuous updates. Thank you very much. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.